बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 20 अप्रैल है, इतवार का दिन है और बिलाखिर जंगजू सुरंगों से बाहर निकल आए हैं। वो जंगजू जिनको डिटेक्ट करने के लिए, जिनको तलाश करने के लिए इजरायली फौज भरपूर तरीके से अपना जोर लगा चुकी और पूरा का पूरा गजा जो है उसको मलिया मेट करके रख दिया कि किसी तरीके से वो जो एक इतनी बड़ी तादाद में जंगजू हैं उनको पकड़ा जा सके और यहां पर मुकम्मल तौर पर एक मुतलक फतह का ऐलान किया जा सके। लेकिन अभी तक जो इजराइल है वो सुरंगों को नहीं पकड़ सका है। लेकिन अब जब इतने टाइम के बाद अब डू और डाई वाली सिचुएशन बन चुकी है और हालात इतने कशीदा हो चुके हैं कि इस वक्त इजराइल जो है वो मुकम्मल तौर पर नो गो एरिया उसने गजा को बना दिया है, उसने रफा को बना दिया है, उसने बैतुल्लाहिया को बना दिया है। वो जितना भी इलाका है वहां पर इतनी बड़ी आबादी को वहां पर मुकम्मल तौर पर वाइप आउट करने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन यहां पर अचानक से जो ही उन्होंने उसको नो गो एरिया बनाया तो यहां जेरे जमीन जो सुरंगें हैं वहां से जंगजू बाहर निकलना शुरू और उनकी जानिब से हमले जो है वो एक बार फिर से शुरू कर दिए गए हैं, जिसके बाद मुतअद्दिद वहां पर जो इजरायली फौजी हैं उनका निशाना बने हैं। उन्होंने गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, टैंक्स को, बुलडोजर्स को, बाकायदा तौर पर उसी पैटर्न के ऊपर जिस तरह से वो पहले कार्रवाइयां कर रहे थे। कभी बॉबी ट्रैप बिछा रहे हैं, गुज़श्ता रोज भी मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि जो फलस्तीनी मज़ामत है उनकी जानिब से हमले जो है वो एक बार फिर से शुरू कर दिए गए। लेकिन इसके साथ साथ अब जिस तरीके से एक शिद्दत आती हुई दिखाई दे रही है वो पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब सबको मालूम है कि ये सिनेरियो अब आखिरी मरहला है और इस आखिरी मरहले के बाद या आर या पार वाली गेम है। लेकिन अभी इसी के साथ साथ ये ऑपरेशन उन्होंने कैसे लॉन्च किया जिसमें मुतअद्दिद उन्होंने इजरायली फौजियों को भी निशाना बनाया, गाड़ियों को बनाया, फिर उनके टैंक्स बुलडोजर्स को हिट किया, कैसे वो आपके सामने रखना है। और फिर जो फलस्तीनी गद्दार है वो भी पकड़ा गया है, बाकायदा तौर पर उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया और इस हवाले से वीडियो भी जारी कर दी गई है। ये क्या मामला है ये भी आपके सामने रखना है। और फिर ना सिर्फ ये, अब क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका और ईरान के दरमियान नेगोशिएशन चल रही है, कल रोम के अंदर दूसरा दौर हुआ जिसके ऊपर कई मामलात के ऊपर इत्तेफाक भी हुआ और ईरान की जानिब से अपने ऊपर जो सैंक्शंस हैं उनको हटाने और जोहरी मामलात के हवाले से उन्होंने वो एनर्जी सेक्टर के लिए इस्तेमाल के लिए बाकायदा तौर पर क्लियर कट उन्होंने कहा कि हम इसको बिल्कुल इससे हाथ नहीं उठाएंगे कि हम यहां से इसको फेंक दें या किसी को दे दें, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अभी जब ये हालात बने हुए हैं तो इजराइल बाकायदा तौर पर ईरानी फैसिलिटीज जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। बाकायदा तौर पर खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट जो है वो भी जारी हो चुकी है और ईरान इस वक्त हाई अलर्ट पर है। अमेरिका रोक रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये इजरायली हमला जो है वो किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन ईरान की जानिब से जवाबी वार भी तैयार कर लिया गया है। ये क्या तमाम तर डिटेल्स हैं वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो हालात बने हुए हैं इन हालात की नजाकत को देखते हुए जो नेतन्याहू है उसकी जानिब से कौम से खिताब किया गया और कौम से खिताब के दौरान उसने पूरे का पूरा मंजरनामा फलस्तीनी मज़ाहमत को लेकर क्लियर किया, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से हमले दोबारा से शुरू हो चुके हैं वो बहुत अहम तरीन मामला है। अभी वो कैसे हमले हुए वो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये नेतन्याहू का खिताब आपके सामने रख दूं, क्योंकि नेतन्याहू ने अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जंग खत्म ना करने का अहद किया और जंग खत्म करने का मुतालबा करने वाले लोगों को फलस्तीनी मज़ाहमत के प्रोपेगेंडा की बाज़गश्त के तौर पर कहा कि अगर हमने अभी हार मान ली तो हमारी तमाम कामयाबियां जाया हो जाएंगी। हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि फतह तक लड़ते रहें। मैं कातिलों के साथ सामने हथियार नहीं डालूंगा। अगर हम मज़ाहमत के मुतालबात के सामने हथियार डाल देते हैं तो तमाम शानदार कामयाबियां जाया हो जाएंगी। हम मुहिम के फैसला कुन मरहले पर हैं, सब्र और अज़्म की जरूरत है। अगर हमने पहले जंग खत्म करने के मुतालबात का जवाब दिया होता तो हम हरिया को खत्म नहीं कर पाते, शाम का सुकूत ना हो पाता और हम वजूद को खतरे में डाल देते। और मैं ईरान की जोहरी जो हथियार हैं उनके हुसूल से रोकने के लिए भरपूर तरीके से पुरअज़्म हूं। और अगर हमने हमास की तबाही मुकम्मल न की तो अगला 7 अक्टूबर सिर्फ वक्त की बात है। मैं ईरान की जोहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए पुरअज़्म और मैं हार नहीं मानूंगा, 1 मिलीमीटर से भी नहीं। और फिर जंग के खात्मे का मुतालबा करने वाले फलस्तीनी मज़ाहमत हमास के जो प्रोपेगेंडा की बाज़गश्त कर रहे हैं और यरगमालियों की रिहाई में ताख़ीर कर रहे हैं, इसे करीब नहीं ला रहे, इसमें ताख़ीर कर रहे हैं और इसे उसने मजीद कहा कि इसमें ताख़ीर कर रहे हैं और हमास के
قاتل جو ہے وہ احمق نہیں ہے، وہ بین الاقوامی ضمانتوں کے پابند چاہتے ہیں جو جنگ کو دوبارہ شروع کرنے سے روکیں، ہم جنگ میں واپس آنے کا جواز کھو دیں گے۔ لیکن ابھی یہ اس کی جانب سے جب سپیچ دی گئی تو اسی کے ساتھ کیونکہ کل رات کو جب حملے شروع ہوئے اور اس کے بعد مسلسل یہ لڑائیاں دوبارہ سے شروع ہو چکی اور فلسطینی مزاحمت کی جانب سے باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ ان کے جنگجو غزہ شہر کے مشرق کے اندر تفا محلے کے مشرق میں پیش قدمی کرنے والی جو صہیونی طاقت ہے اس کے خلاف ایک پیچیدہ گھات لگانے میں کامیاب ہوئے اور وہ سرنگوں سے متعدد ایک بڑی تعداد میں باہر نکلے اور اس کے ارکان کو انہوں نے ہلاک کیا اور زخمی بھی کیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے مرکاوا جو ٹینکس ہیں 4 ٹینکس اور پھر ایک جو D9 ملٹری بلڈوزر ہے اس کو الیاسین جو 105 میزائل ہے ان سے ہٹ کیا اور انہیں غزہ شہر کے مشرق میں وہاں پر جبل السرانی کے علاقے میں آگ بھی لگائی۔ لیکن بات صرف یہاں تک نہیں رکی، وہ کہتے ہیں کہ ہر آخری غدار جو ہے وہ بھی اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر غزہ اور اس کے عوام کے خلاف سازش کرے گا تو اپنے انجام کو پہنچے گا۔ کل ایک اور جو کہہ لیں کہ ان کا جو غدار تھا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ یہ مجرم جو ہے یہ بیسیکلی غالب سلمان النصرہ ہے جو کہ راحت سے تعلق رکھنے والا ہے اور یہ اسرائیلی فوج کے اندر ان کو مخبریاں کرتا تھا، ان کے ساتھ مل کر کارروائیاں کرتا تھا تاکہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے اور وہاں پر باقاعدہ طور پر اس کو بھی پکڑا گیا اور اس کو بھی موت کے گھاٹ جو ہے وہ اتار دیا گیا ہے اور اس حوالے سے یہ مزاحمتی گھات کے اندر یہ بھی شامل ہوا۔ تو یہ پورے کا پورا سینیریو بڑا تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے اور حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن ابھی جس طریقے سے فرانس ہے، کیونکہ فرانس نے مئی کے اندر باقاعدہ طور پر اس وقت یوں کہہ لیں کہ اس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کہا تھا اپریل مئی میں، اور اس نے فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے تو اسرائیل کے وزیر خارجہ جو ہیں جیڈون سار اس نے کہا کہ فرانس کی طرف سے فلسطین کی ریاست کو یک طرفہ طور پر تسلیم کرنے کا اسرائیل کی جانب سے سخت جواب دیا جائے گا اور انہوں نے وضاحت کی کہ تل ابیب اس اقدام کا جواب یہودی اور سامریہ جو ویسٹ بینک میں یہودی بستیوں پر قانون کا اطلاق کر سکتا ہے اور مجھے امید ہے کہ فرانس کی غلطی نہیں کرے گا اور اس طرح کے تسلیم کرنے سے اس کے علاقائی اثر و رسوخ کو نقصان پہنچے گا اور اس کی سفارتی حیثیت کو بھی نقصان پہنچے گا، فلسطینی ریاست کے قیام کا باعث نہیں بنے گا۔ اور انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے دائرے سے باہر تسلیم کرنے سے خطے میں امن اور استحکام کے امکانات جو ہے وہ بھی کم ہو جائیں گے۔ ابھی جس طرح سے دی ٹیلیگراف نے رپورٹ کیا اور لکھا، اسرائیل فارن منسٹر اٹس ان UK's interest that radical Islamists are defeated in the Middle East، مطلب وہ اس پوری ڈیٹیل میں انہوں نے مینشن کیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو اپنا ہتھیار پھینکتا ہے، جو بھی ہاتھ اپنا ہتھیار پھینکتا ہے وہ خود کو قربان ہونے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ 1994 میں یوکرین مذاکرات کی میز پر بیٹھے اور اس کے سامنے ایک کاغذ تھا، اس کے کندھے پر دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ایٹمی ذخیرہ تھا اور انہیں قائل کیا گیا کہ سلامتی ان انگلیوں میں نہیں جو ٹریکر دباتی ہیں بلکہ ان دستخطوں میں جو کاغذ پر ہوتے ہیں۔ یوکرین نے ہتھیار ڈال دیے اور دستخط کیے، سب لوگ چلے گئے۔ آج حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے پورے کا پورا منظرنامہ جو ہے وہ تبدیل ہوا۔ لیکن ابھی وہی چیز ایران سے بھی مانگی جا رہی ہے اور ایران وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیبیا کی مثال آپ کے سامنے 2003 کے اندر جو ان کے ساتھ ہوا اور وہاں پہ یوکرین میں جو تباہی ہو رہی ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تو اب جو نیتن یاہو ہے وہ ایران کی جوہری تنصیبات پر فضائی حملوں پر زور دے رہا ہے، جبکہ واشنگٹن ابھی کے لیے چیزوں کو روک رہا ہے، رائٹرز بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن ایران پہلے ہی اسرائیل کے بڑے حملے کے منصوبوں سے آگاہ ہے اور اب خبردار کرتا ہے کہ رد عمل بہت سخت ہوگا، کیونکہ خفیہ ایجنسیز کی جانب سے رپورٹ جاری کر دی گئی ہے کہ امریکہ کے روکنے کے باوجود نیتن یاہو جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے تیار اور کسی بھی وقت ایرانی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، جس کو لے کر ایرانی جو فورسز ہیں وہ بھرپور طریقے سے ہائی الرٹ پر ہیں اور اس کو بھرپور طریقے سے جواب دینے کے لیے آگے سے مزاحمتی جو ان کے کہہ لیں کہ ٹریگرز ہیں ان کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا اور کسی بھی وقت اسی طرح سے ریٹیلیٹری جو جوابی کارروائی ہو سکتی ہے جس طرح سے پہلے ہوتی ہوئی دکھائی بھی دی۔ لیکن ابھی ٹرمپ کے خلاف ریپبلکنز کی جو کھلی جنگ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے کئی سابق ارکان سمیت سینکڑوں ممتاز ریپبلکنز نے ایک اوپن لیٹر جو ہے وہ شائع کیا ہے جس میں ان کے اقدامات پہ کڑی تنقید کی گئی۔ یہ یوں کہہ لیں کہ کھلی بغاوت جو ہے وہ ہوئی ہے ٹرمپ کے خلاف اور جس میں انہیں جابر بادشاہ کے طور پر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا۔ یہ بے مثال جو اقدام ہے مؤثر طریقے سے اپنی ہی پارٹی کے اندر سے موجودہ صدر کے خلاف سیاسی اعلان جنگ جو ہے وہ بن چکا ہے۔ لیکن ابھی ایرانی میڈیا کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ سعودی عرب کی جو فورسز ہیں انہوں نے یمن کے شمالی علاقے سادہ کے بارڈر شہر جو شدہ ہے اس کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ اس کے بعد ہوا جب گزشتہ رات امریکی جنگی طیاروں نے سادہ کے اوپر بمباری کی۔
मतलब हैरानी की बात यह है कि सऊदी अरेबिया भी यमन के ऊपर उस वक्त हमला करता है जब अमेरिका हमला करता है, और उसके फेल फॉर बाद अगला जो स्ट्राइक होती है, अगला जो हमला होता है वो सऊदीया की जानिब से किया जाता है। और इसी को लेकर बाकायदा यमनी जो है वो भी डटे खड़े हैं और वो बता रहे हैं कि हम भरपूर तरीके से इसका जवाब देंगे और इनको उसी तरीके से जिस तरह से पहले इनके ऊपर स्ट्राइक्स हो रही हैं उसी तरीके से दोबारा से होंगे और यहाँ पे इनका कोई भी इलाका महफूज नहीं होगा। लेकिन अब अमेरिका ने यमन पर बमबारी को अपने दिफा का नाम दिया है और हकीकत में ये इंतकामी कार्रवाई है। क्यों? क्योंकि यमन ने गजा पर इसराइल के हमले के लिए हथियारों को रोक दिया और अक़वाम मुत्तहिदा का कोई मैंडेट नहीं है, कोई कानूनी बुनियाद नहीं है, सिर्फ एक सल्तनत दूसरी को बचा रही है। और यमनी ज़राए जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब जिंदा अमरीकियों से न डरे तो फिर अमरीकियों ने मरने वाले जो अफराद हैं उनको निशाना बनाया और अमरीकी फ़िज़ाई हमलों ने 2 कब्रिस्तानों के ऊपर जो है वो भी हिट हुए उनके हमलों के अंदर, और एक अल सफिया डिस्ट्रिक्ट जो मजरुल दमा है वहाँ पे, और दूसरा दारुल हुकूमत सना के ज़िला अल सफीन अल नजीमात जो है वहाँ पर हमला हुआ, जिसके बाद हालात बहुत तेज़ी के साथ बदले और मुकम्मल तौर पर सिनेरियो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके बाद आगे जो यमन है वो भी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका ये कहता है कि ये हथियार डाले, जो अमन का परचम है वो सफ़ेद झंडा वो लहरा दें तो ये इनके ऊपर हम जंग जो है वो बंद कर देंगे, लेकिन वो एक ही रट लगाए हुए हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि जंग फ़लस्तीन के अंदर बंद होनी चाहिए, फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए, वहाँ पर इमदाद जो है वो अंदर जानी चाहिए और भरपूर तरीके से वो जो इस वक्त 2 मिलियन पीपल है वहाँ पे उनको निकालने की जो बात हो रही है वहाँ से वो नहीं होना चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो जब ये वो बात कर रहे हैं और एक गरीब अरब मुल्क जो है वो इस बात के ऊपर डटा हुआ और अपने मुल्क के अंदर तबाही हो रही है, साथ ही साथ जो 57 रुकन इस्लामी इत्तेहाद है वो भी उससे मुंह मोड़े बैठा है और सिर्फ वो अकेला इस वक्त मैदान के अंदर डटा खड़ा है कि नहीं वो हक की आवाज़ बुलंद किए हुए है। तो ये सिनेरियो बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है, हालात बहुत तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और फिर ईरान के ऊपर हमले की जो तैयारी है, अगर ये इसी तरह से होता है और ईरान के ऊपर भी हमला हो जाता है जो कि नेतन्याहू के से कुछ भी बाइद नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर वहाँ से होता है तो यूँ कह लीजिए कि जो मिडल ईस्ट का चेहरा है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा और ये जो एक पीस प्रोसेस जो चल रहा है उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा और फिर ईरान कभी भी स्पेयर नहीं करेगा। जो एक मुतालबा रख रहा है कि अगर हमने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर आपने ये सारे का सारा सिनेरियो बदलना है तो फिर मिडल ईस्ट को आपने फ्री करना है न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, एटमी ताकतों के हवाले से, तो फिर जो एक ही बीच में कार्ड है और वो इस वक्त इसराइल है, अगर उससे भी आप ये कर लेते हैं, छुड़वा लेते हैं तो पूरे का पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। हम भी हथियार डालने के लिए तैयार हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता तो ये हालात बहुत तेज़ी के साथ तब्दील होंगे और यूँ जो एक इस वक्त शिद्दत आती हुई दिखाई दे रही है ये मज़ीद शदीद होती दिखाई देगी और हालात मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।